सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सिंध में कच्चे के पक्के डाकू पुलिस फोर्स पर भारी पड़ रहे हैं। पुलिस रिवायती हथियारों जबकि डाकू जदीद तरीन असले से लेस है, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन भी शामिल है। एंटी एयरक्राफ्ट गन डाकुओं के पास यह असलहा कैसे पहुंचा, ये बजाते खुद सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, बल्कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 4 दिन से यह मुकाबला जारी है। इसका अंजाम क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी, सियासत में चलने वाले मुकाबले में खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ रहा है। जहांगीर तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात अभी दूर नहीं हुए और अब पीटीआई के अंदर हम ख्याल उठ खड़े हुए हैं। सियासी तज्ज़ियाकार पीटीआई में इस ग्रुप बंदी को बजट में हुकूमत से फंड्स बटोरने की कार्रवाई करार दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर हुकूमत इस ब्लैकमेलिंग के आगे हथियार डालती है तो फिर ग्रुप बंदी का बवाल नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है, क्योंकि जहांगीर तरीन वाला मामला अब के गले की हड्डी बना हुआ है। राजा रियाज ने दावा किया है कि अली जफर ने अपनी तहकीकात में जहांगीर तरीन को बेगुनाह करार दे दिया है। इसलिए उम्मीद की आखिरी किरण समझते हुए तरीन ग्रुप इस रिपोर्ट को पब्लिक करने का मुतालबा कर रहा है। ज़राए के मुताबिक, अली जफर के मुताबिक, एजेंसियां इस मामले पर जहांगीर तरीन से नाइंसाफी कर रही हैं। बाज़ाब्ता तौर पर यह रिपोर्ट जमा तो नहीं कराई गई, लेकिन इस पर वज़ीर आज़म हाउस कैंप को तहफ़्फ़ुज़ात जरूर है। कहा यह भी जा रहा है कि इस रिपोर्ट को लेकर अली जफर और शहजाद अकबर में नया मैच पड़ गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद यह मामला खत्म होगा या नया तूफान बनेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन की सफों में हलचल है। हुकूमत गिराने के सपने हैं और अपोजिशन पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने। हकीकत यह है कि शहबाज शरीफ अपोजिशन को पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने में ना सिर्फ नाकाम हो गए, बल्कि इसकी वजह से नून लीग में ग्रुप बंदी भी वाज़ेह हो गई है। पीपल्स पार्टी तो नून लीग लंदन चैप्टर का नाम लेकर ताने देने लगी है। वाकिफाने हाल का दावा है मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ के मुकाबले में शाहिद खाकान को उतारा है, जो पीपल्स पार्टी की वापसी पर इस्तीफों की धमकी दे चुके हैं। जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है वो शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ को ही नून लीग की पॉलिसी समझती है। लेकिन इस समझ से क्या होता है? इस वक्त पार्टी पर गिरफ्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मजबूत है। ऐसे में शहबाज शरीफ पर इतनी तनख्वाह पर ही काम करना पड़ेगा जो पुरानी तनख्वाह है, या फिर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। हालात क्या हैं और पेशगोइयाँ क्या, नून लीग का मुस्तकबिल क्या है, इसी पर पहले बात करते हैं असद करल बाबडोगर से। असद करल साहब, उसका आपने जो बात की कई दिनों से कर रहे हैं कि वो जी हैव नॉट्स हैं, अब पीपल्स पार्टी आपके साथ आ गई, हम आवाज़ होगी। पीपल्स पार्टी कह रही जी नून लीग लंदन चैप्टर का उसको उन्होंने नाम दे दिया, नहीं उसको तो अलग ही कर दिया है। लेकिन मेरी बात अब सीरियस नहीं लेती। मैंने ये बात भी की थी कि जो अभी राजा रियाज को आपने कोट किया कि अली जफर की रिपोर्ट जहांगीर तरीन के हक में है, मैंने रिपोर्ट ये पहले लीक कर दी थी। आप उस वक्त जो है ना इसको चीज़ों को सीरियस नहीं लेते। नहीं सर, मैंने इसमें कहा था कि उस रिपोर्ट के अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने एग्जैनरेट कर दिया है, और वो ऑलरेडी मैं ये भी कह रहा था कि उसमें अली जफर साहब के ऊपर मैं कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा कर रहा। FIA ने जब कोर्ट के अंदर हेयरिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा था, जब जज साहब ने कहा कि आपने ये जो सारी बनाई है इसकी रिपोर्ट किधर है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट FIR की जो है वो किधर है, तो 2 दफ़ा उन्होंने टाइम मांगा और मनी लॉन्ड्रिंग के वाले से जो आमला का सर, इस पर हमने ब्रेक के बाद बात कर रही है। अभी मामला ये है जो हैव नॉट वाली बात है। पीपल्स पार्टी नून लीग लंदन चैप्टर वाली बात, वो आपका हैव नॉट, मैंने कहा था कि नून लीग अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 PMLN नवाज शरीफ साहब बन चुके, लंदन चैप्टर बन चुके, किस्सा परिना हो चुके, मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब हैव नॉट में हो चुके। उनका इस सिस्टम में कोई स्टेक नहीं है, वो डिस्परेट है। अब शहबाज शरीफ साहब जो है, पीपल्स पार्टी ने ओपनली कह दिया है कि हम नून लीग शहबाज शरीफ साहब को नून लीग मानते हैं जी, यानी बगैर निकले नून लीग सीन को नून मान लिया गया। अब मामला ये है कि जो बातें हो रही हैं, जो डायलॉग्स हो रहे हैं, जो राब्ते हो रहे हैं, वो किसके हो रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, आसफ अली जरदारी साहब के, मौलाना फजल रहमान साहब के और हमजा शहबाज के। मरियम साहिबा को वो जो इजलास है जिसको वो कहती है पार्लियामेंट्री जो लोग थे, जिस तरह डोगर साहब ने कल पॉइंट रेज किया कि राजा जफरुल्लाह साहब तो ना सेनेटर है, ना वो MNA है, ना MP है,
तो अगर पार्लियामेंट्री थे तो राजा जफरुल्लाह साहब अगर बैठ सकते हैं तो मरियम साहबा भी नायब सदर है। वैसे तो वो डिफेक्टो पार्टी की कायद है, क्योंकि वो कहती हैं कि जो नवाज शरीफ का बयानिया है वो मैं जो कहूँगी वही बयानिया नवाज शरीफ का है। आपको पता है कई दफ़ा वो कह चुकी हैं, लिहाजा वो कह रही शहबाज शरीफ का बयानिया वो नहीं है जो नवाज शरीफ का है, और बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा। कब वो ट्विटर का ट्रेंड बनता है? जब शहबाज शरीफ से कोई एक्टिविटी करते हैं और उनको डिफ्यूज़ करने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए ट्रेंड बनवाए जाते हैं। अब इसके बाद अब मरियम साहिबा के चचा हैं। मरियम साहिबा नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद है, पार्टी की ऊपर गिरफ्त है नवाज शरीफ साहब की, नो डाउट। पार्टी का वोट बैंक नवाज शरीफ को है। वो अलहदा बात है कि 2008 से 13 तक जो पंजाब स्पीड शहबाज शरीफ ने काम किया पंजाब में, और डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर और जो होते थे नवाज शरीफ साहब थे, और वो चेयर भी करते थे मीटिंग। उस 8 से 13 की जो डिलीवरी थी उनकी, उसका रिवार्ड मिला 13 से 18 तक जो मरकज में हुकूमत भी बन गई और पंजाब में बन गई। ब्रेन तो नवाज, अच्छा ठीक है, अब ब्रेन उनका है, बयानिया नवाज शरीफ का काम कर सकते हैं। ब्रेन उनका है, बयानिया उनका है, वोट उनका है, लेकिन पार्टी के ऊपर उनकी गिरफ्त ऐसे ही खत्म हुई जैसे अल्ताफ हुसैन एक वक्त के ऊपर कितनी गिरफ्त थी। नहीं सर, खत्म नहीं हुई। आज आप देख लीजिए क्या मरियम भागती रहे, नहीं बुलाया गया। मुझे शायद का नवासी पता किस लिए मैदान में उतारा गया है? वो ये रौला डाल रही हैं, शोर मचा रही हैं। जिस तरह बंदा होता है ना घर में बच्चा जिसको इग्नोर कर दिया जाता है, जिसको कोई बात नहीं सुनता, तो जाहिर बात है उल्टी सीधी हरकतें कर देता है शुरू। कभी वो उल्टा हो जाता है, कभी वो टब में छलांग लगा देगा, कभी वो स्विमिंग पूल में गोते खाने लगेगा, कभी वो जाकर टक्कर मारेगा, कभी जख्मी कर लेगा, कभी पेंसिल मार लेगा, कभी वो नस काट लेगा, क्योंकि इस तरह के भी वाक़यात बचपन में लोग कर लेते हैं। मेरा कोई मतलब आपको इसको इनसे मैं रिलेट नहीं कर रहा, वैसे बच्चों के वाले से या नौजवानी में बंदे इस तरह के कर लेते हैं, हरकतें कर लेते हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो मरियम साहबा 2 दफ़ा, अब अंदरूनी है मामला रिफ्ट का, पार्टी के अंदर अंदरूनी रिफ्ट है। शहबाज शरीफ ने उनको नहीं बुलाया, फिर मौलाना फजल रहमान उनके राब्ते हुए, उनका बैकडोर जो सारे राब्ते हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया। अच्छा, तो मरियम साहिबा अपने वालिद के जरिए शहबाज शरीफ साहब को शटअप कॉल दिलवा सकती थी, मरियम साहिबा अपने चचा को मिल सकती थी। मरियम साहिबा ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रौला डाल रही है कि भाई शहबाज शरीफ से डील ना करें। साहब ने बात की है ना, आज नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को फोन किया, जो मेरी इत्तला है, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को फोन किया और उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा है कि शाहिद खान अब्बासी जो है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। वो उसमें जो मेरी पॉलिसी है वही शाहिद खान अब्बासी की पॉलिसी है, उसको फॉलो करो। अब एक नई इशू आ गया कि मरियम और नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने अपना सारा इत्मीनान जो है वो शाहिद खान अब्बासी पर पहले किया हुआ था। डॉक्टर छोटा सा उसमें ख्याल था, छोटा सा पीछे चल रहा है। जब सदर अनाउंस किया शहबाज शरीफ को और वालदा मोहतरमा मरहुमा जब लाहौर से इस्लामाबाद गई, पाँव पे कपड़ा भी फेंका, तो शहबाज शरीफ मुकर गए। शहबाज शरीफ को उन्होंने नवाज शरीफ ने नहीं बनवाया सदर। फिर उसके बाद इनको वादा किया गया था कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, वो भी मरियम साहिबा और कलसूम साहबा ने जो कपात डाला, तो पहली दफा हो कि नवाज शरीफ अपनी वालदा को हाथ भी जोड़े। आज जो नवाज शरीफ ने बात की है, शहबाज शरीफ को बड़ा क्लियरली नवाज शरीफ ने कन्वे किया है कि बयानिया वही है जो मरियम का बयानिया है, जो शाहिद खान अब्बासी यानी आप नहीं है, वही मेरा बयानिया है, वही मेरा बयानिया है। और उसने कहा कि पार्टी उसको जो निकाला गया है बिल्कुल सोच समझकर मेरे मशवरे से निकाला गया है, मेरी आशीर्वाद से निकाला गया है, और अगर पार्टी को वापस लाना है तो फिर इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर लाना पड़ेगा। अब शहबाज शरीफ ने जो 29 तारीख को पीटीएम का इजलास बुलाया, सरबराही इजलास, इस पे उन्होंने नवाज शरीफ से कहा कि जनाब मैं सारी पार्टीज के सामने ये सारा कुछ रख दूंगा और उनके साथ कंसेंसस के साथ जो भी फैसला होगा वो हम मैं आपको अभी बता दूं। लेकिन एक चीज आज बड़ी क्लियरली कह दी है, आज बिलावल ने एक चीज बड़ी क्लियरली कह दी है, उन्होंने ये कह दिया कि जनाब ये नहीं हो सकता कि वो जो पर्चा फाड़ा था उसको मैं जोड़ के दोबारा पढ़ लूं, ये नहीं हो सकता। हमारी पार्टी की ये पॉलिसी है और मैं कोई उसके मुतहत नहीं हूँ मरियम नवाज के, या मैं शायद खान। अच्छा, अब आपको समझ आ गई है कि शहबाज शरीफ को किसी सूरत में नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा का किसी हवाले से कोई आगे पार्टी की मरियम नवाज ये वाज़े तौर पर कन्वे कर चुकी हैं, वो GHQ का चक्कर लगा के आ चुकी हैं
वो वादे तौर पर ये कह चुकी कि जिसने भी बातचीत करनी है, रावलपिंडी में जिसने भी डायलॉग करना है वो मेरे पास आए, डोगर साहब वो मेरे साथ बात करे, इधर उधर बात करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ ने सियासत करनी है तो वो सिर्फ पंजाब चैप्टर की हद तक सियासत करें। नेशनल सियासत नवाज शरीफ करेगा और नवाज शरीफ के बिहार पर मरियम नवाज और उनके बिहार पर शाहिद खान अब्बासी करेगा, ये बड़ी क्लियर है। तो पीडीएम जो है उसमें शाहिद खान अब्बासी ने तो कह दिया कि मैं अगर मेरी मर्जी के खिलाफ कोई चीज जाएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि पीपल पार्टी और एएनपी वो इतने आराम से पीडीएम में नहीं आ जाएंगे जिस तरह से हम समझ रहे हैं या कोई समझ रहा है। और शहबाज शरीफ का एक और चीज मैं बता दूं, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के सामने खड़ा नहीं हो सकता। अगर आप ये समझे कि शीन निकल के अलहदा हो जाएगी, वो सामने नहीं खड़ा, उसको पता है कि अगर सामने भी खड़ा होगा तो फिर भी कुछ नहीं मिलना। ऐसे लेकिन जैसे सीसीपीओ नहीं हम वैसे खड़े होते थे, फिर भी कुछ नहीं मिलना। वो ऐसे भाई के साहब के सामने फिर भी कुछ नहीं मिलना सर। अगर मरियम और नवाज एक साइड पे चले जाते हैं, शहबाज एक साइड पे चले जाते हैं। अब नून लीग के अंदर जो लोग हैं, जो उनकी सीनियर वो नवाज शरीफ के बयानी के साथ वो डिवाइडेड है, वो डिवाइडेड। क्या वो नवाज शरीफ का जो तबाही वाला बयानी है उसके साथ जाएंगे? अक्सरियत नहीं जाएगी। अपना फ्यूचर नवाज शरीफ के बाद जो बाहर बैठा हुआ है भगौड़ा बांध के, उसके लिए जितना जाना चले गए अब तो नवाज शरीफ वोट बैंक नवाज शरीफ का है। अच्छा, वोट बैंक तो अल्ताफ हुसैन का भी था। किधर गया सर? आमने सामने आ जाएंगे, जिधर पता चलेगा कौन किधर। डोगर साहब अब इससे ज्यादा मैं तभी कह रहा हूं, नवाज शरीफ अल्ताफ हुसैन नहीं है, पिंडी में नवाज शरीफ अल्ताफ हुसैन नहीं है। आप उसको अल्ताफ हुसैन तो नहीं कह क्या? सकते ना, अल्ताफ हुसैन का गद्दारी का मुकदमा तो नहीं है ना। अल्ताफ हुसैन, मैं गद्दारी वाली तो सर्टिफिकेट मैं नहीं देता ना, मेरा ये काम है। अल्ताफ हुसैन जो है उसका वोट बैंक नहीं था। अल्ताफ हुसैन के कहने के बगैर आपको पता कराची में और हैदराबाद में चिड़िया पार नहीं मार सकती थी। अब चैनल मीडिया मालकान उसके कठपुतली बने होते थे और वो पीसीआर में डायरेक्ट फोन करके जितने दिल करता था चैनल बंद कराना, केबल, हर चीज, और जो चाहता था वो करवाता था। वो पूरा उसने एक माफिया राज बनाया हुआ था। उसके बाद खत्म हुआ, उसका इशार खत्म हुआ। नवाज शरीफ साहब का जो वोट बैंक है ना, वो वोट बैंक मुहिब वतन पाकिस्तान का था, मेड इन पाकिस्तान नवाज शरीफ का था। नवाज शरीफ इस वक्त जो है किस इंटरनेशनल प्लेयर के कंधे पे बैठ, एक तरफ आप कह रहे हैं वोट को इज्जत दो, दूसरी तरफ आपने इनसाइड खबर दे दी कि मरियम साहबा रावलपिंडी जीएचक्यू के चक्कर लगा रही है। आपके पास इतला था, मेरे पास नहीं है, लेकिन ये बात मुझे पता है। तभी मैं कह रहा था पिंडी में चेरी ब्लॉसम और वो जो कीवी वाले बंदे ने बताया कि जनाब शॉर्टेज बड़ी हो गई है कि बूटों के देखिए खान साहब, जहां तक बात है ना, पॉपुलैरिटी की बात है ना, मरियम नवाज ये समझती हैं, चाहे वो डस्का है, चाहे वो नौशहरा है, चाहे वो चन्योट है, चाहे वो कराची है, या जहां भी नून लीग जीत रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के बयानिया क्या बयानिया, यानी नवाज शरीफ को इज्जत हो, वो ये समझते हैं कि वोट को इज्जत होगा, जो बयानिया है उसकी बात है। ये वोट को इज्जत देने के लिए डेवलपमेंट का, लोग महंगाई के खिलाफ, अगर वोट को इज्जत देनी है वो ये समझते हैं, फिर आप जीएचक्यू में जाके बूट पॉलिश क्यों करने जाते हैं? आप वोटों के जरिए आए ना, आप पुरानी बातों को भूल जाए। ये बात अच्छा, अब छोटी सी बात, अब अगर वोट को इज्जत दो की बात है, नवाज शरीफ के बयानिया की वजह से लोग अगर वोट दे रहे हैं, तो क्या नवाज शरीफ का जो बयानिया है, पाकिस्तानी जो कौम है 22 करोड़ अवाम, क्या वो अपने इदारों के खिलाफ, अपनी जुडिशरी के खिलाफ, अपने रियासती इदारों के खिलाफ, IAS के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ, अपनी रियासत के खिलाफ और अपने वजूद के खिलाफ, अपनी असास के खिलाफ, जो बंदा बैरून मुल्क बैठ के गैर मुल्की ताकतों का आलाकार बन के, कठपुतली बन के, उनका करिंदा बन के, उनका एजेंट बन के बाहर बैठ के डोरियां लाए जिस तरह अल्ताफ हुसैन लाता था, आप कहेंगे कि उसका बयान कि 22 करोड़ गैरतमंद और वो तो ख्वाजा आसिफ कहते हैं 500 बंदा नहीं इकट्ठा होता था, फिर वो जेल के बाहर। लेकिन बाबू डोगर साहब, दो चीजें, एक क्या ये लोग पाकिस्तानी अब इतने बेवकूफ हो गए? जितनी भी फतुहात हुई हैं PMLN को, उसमें उन्होंने क्या ट्वीट किए, नवाज शरीफ के बयानिए की पता, बिल्कुल ठीक, लेकिन साथ दिल पे हाथ रख के वो बयानिए के बाद शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक नहीं चल सकती बगैर एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाए। दूसरा, अब फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैं भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूं। को एक चीज का अदराक है कि उनको इस चीज़ का अदराक है कि जब तक उनके साथ उनको पता है कि अगर हमारी कोई बात नहीं होती, अगर शहबाज शरीफ जो है वो डायलॉग कर रहे हैं और अगर तो फिर हम दोनों आउट हो जाएंगे, तो हम दोनों आउट हो के जाएंगे। वो ये चाहती हैं कि इस प्रोसेस में रहने के लिए अगर किसी ने बात करनी है, वो ये मैसेज दे रही हैं
कि PMLN का आज भी जो हेड है, जो मालिक है, वो नवाज शरीफ है, वो है, और उनकी रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा मैं हूं। अच्छा, और जिसने भी बात अगली खबर पर जाने एक बात शहबाज शरीफ का नून लीग में कोई फ्यूचर नहीं है, ये मैसेज देना और चीज होती है, वो होता है और तरीका, वो है लाउड एंड क्लियर। अब वो किसानी बिल्ली खंबा नोच रही है, वो शोर मचा रही, शोरों गोगा कर रही है। सर अगली खबर पर जाने, मुझे बताया अगर नवाज शरीफ कायद हैं, आपके उनको फोन भी कर दिया, नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि सारी लतीफा याद है ना, उन्होंने कहा चौधरी फलां मार गया तो कौन बनेगा, चौधरी फलां मार गया, वो बेचारा किसी कौम की बात है, कमयत पे हम नहीं जाते। उन्होंने कहा पुत्र मैंने समझ आया कि सारा पिंड भी मार जाए ना, तू चौधरी नहीं बन सकता। अगर शहबाज शरीफ चौधरी नहीं बन सकते, वो वज़ीर आज़म का ख्वाब जो सारी उम्र लेके बैठे हैं, उनको कई दफ़ा ऑफर भी आए, कई बड़े बड़े एंकर कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं कि बड़ी दफ़ा उन्होंने जनाब कुर्बानियां दी, बड़े बड़े जो जगादरी हैं वो नीले नीले इधर। अच्छा, अब मामला ये है कि उनको पहले सदर का कहा, उस वक्त नहीं बनाया, वज़ीर आज़म का कहा नहीं बनाया, अब आप कह रहे हैं कि अब उनको अगर दाव लगने के चक्कर में है, खुफिया मुलाकात राब्ते शाब्ते कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी और ANP वापस आएगी, शहबाज शरीफ के साथ इंटैक्ट करेगी, नवाज शरीफ और मरियम का अगली खबर पर जाना है, उससे पहले सिर्फ एक जुमला सर अगली खबर पर जाने से पहले एक जुमला तहरीक इंसाफ की बात करेंगे, तहरीक इंसाफ की बात करेंगे। बाबू डोगर साहब, क्या ये जो शाहिद खान अब्बासी साहब को मरीम साहबा उतार रही हैं शहबाज शरीफ के मुकाबले में, ये दुरुस्त स्ट्रेटजी है? शाहिद खान अब्बासी जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो कहेगा वो ठीक है, शहबाज शरीफ की मरियम के नजदीक हर वो बंदा जो उसके बयानियों के आगे लेके चल रहा है वो पार्टी का एसेट है। वो शाहिद खान अब्बासी उनके लिए एक एसेट है। अगर मरियम और नवाज शरीफ कल इन नहीं हो सकते, तो कल अगर नून लीग इलेक्शन जीतती है तो उनका प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट शहबाज शरीफ नहीं, शाहिद खान अब्बासी है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। शहबाज शरीफ आप पे आके बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो मरियम के मुकाबले में कुछ नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा जो पहले क्या कर लिया था। शहबाज शरीफ बड़े ही नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करके फैसला मुकर गए थे, तो क्या कर लिया शहबाज शरीफ ने? कुछ तो सर प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा जिस अगली खबर का हाथ होगा। अच्छा चले अगली खबर है, अगली खबर है तहरीक इंसाफ के भी मसाइल हैं, इस लाइन से क्लैरिटी करनी पड़ेगी। ठीक है, तहरीक इंसाफ को अलग मसाइल हैं जनाब। पहले जहांगीर तरीन ग्रुप सामने आया, एक और ग्रुप सामने आ गया है, अब वो कह रहा है जी हमारी भी बातें मानी जाएं, और इसमें 15 अरकान शामिल हैं। वो कहते हैं कि जी ये रात को ही सामने आया है, और इसमें एक इशाइया भी दे दिया गया है, इसमें कई नाम हैं लंबे चौड़े। बाबू डोगर साहब ये क्या हो रहा है? अब इसके बाद और ग्रुप आएगा, इसमें शामिल थे जब जहांगीर के लोग वज़ीर आला से मिल आए हैं, तो उसके बाद दोबारा अब ये लोग क्यों जा रहे हैं? ये जो रात को शाइया जिसमें ये थे, वहां पर जहांगीर तीन भी मौजूद थे, और ये वही लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, शाइया को होस्ट किया था जब पहले वज़ीर आला को मिले हैं जाकर, ये उनमें शामिल नहीं थे, ये बाद में शामिल हुए, लेकिन ये जहांगीर तीन ग्रुप के अंदर शामिल हुए हैं। अब इनकी अलग डिमांड्स हैं, बिल्कुल इनकी अलग डिमांड है। उन्होंने जब देखा कि ये जो पहले लोग जाके मिले शहीद अकबर नवानी की सरबराही में, जो लोग जाके मिले, उन्होंने आने वाले बजट में अपने तरक्याती काम जो थे वो भी डलवा दिए, अपने हलकों के काम भी डलवा दिए, अपने बंदे भी ट्रांसफर पोस्ट करवा लिए, सारा कुछ तो करवा लिया। तो उसके बाद मेरा मतलब कि जो बाकी MPs हैं वो कह रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। और अगर जहांगीर तरीन प्रेशर डलवा कर अपने बंदों के काम करवा रहा है, अगर जहांगीर तरीन के इलाके का DPO चेंज हो रहा है, अगर जहांगीर तरीन के इलाके का DCO चेंज हो रहा है, उसकी मर्जी के मुताबिक उसके बंदे लग रहे हैं, उन लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा है, तो जाहिर बात है कि जो बंदा जिसको कोई नहीं पूछ रहा वो उसी ग्रुप में आएगा। तो वो ग्रुप बड़ा होना शुरू हो गया है, लोग उसमें शामिल होना शुरू हो गए हैं। कल रात को 10-12 और मजीद लोग आ गए हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारी भी जो हमारे तरक्याती काम है वो भी नए बजट में शामिल करवाया जाए, हमारे हल्कों में भी काम करवाया जाए, हमारे हल्कों में भी हमारी मर्जी के ऐसे जो होते हैं पटवारी पोस्ट किए जाए। कुछ बड़े हैं, कुछ पता है किस लिए डॉक्टर साहब, ADP जो है ना, एनुअल डेवलपमेंट, जो पहले तो बजट हो ही काम किया है, रखा ही बहुत कम है, और उल्टा वो भी खर्च नहीं हुआ। वो खुश इसलिए हैं कि इसी बहाने चलें कुछ ना कुछ हो जाएगा, कि एक तो लोग खुश हो जाएंगे। अब देखें ना, ये जो लोग शाइये में शामिल थे, इसमें कुछ लोग पहले में भी मुलाकात में थे, कुछ वही ऑलमोस्ट जो ग्रुप था ना, जो कह रहे 40 का करीब था, उसमें से ये 15 लोग थे वो जो नहीं। अब देखिए कुछ भक्कर से छीना है, वो अब ये नाम पढ़ देता हूं, वो भक्कर से है, अब समझ आ जाएगा। और 2-3-4 है, कुछ को नवानी खींच के अपने साथ ले आए, कुछ को कोई और MPA ले गया, किस तरह ये वही जो 40 का ऑलमोस्ट ग्रुप है ना, 30 उसमें से 15 लोग। सर इस तरह तो बनते चले जाएंगे, नहीं 10-15 और बनेंगे, तो वो आ जाएंगे ना। फंड लेना किसी भी दिल नहीं करता, दोबारा उन्हें इलेक्शन में हल्के में नहीं जाना। अब सरदार शहाबुद्दीन खान, मलक जफर अब्बास छीना और सरदार मोहिउद्दीन खान खोसा है, आमर अनायत खान शाहानी है, इजाज सुल्तान बंदेशा है,
नवाब अली रज़ा खान खाकवानी हैं, तैमूर अमजद लाली हैं, बिलाल असगर बड़ाइच हैं, कर्नल रिटायर्ड गजनफर अली शाह हैं, इजाज़ खान जाजी हैं, फैसल फारूक चीमा है, गुलरेज अफजल चंद, अली असगर खान लाड़ी और एहसन जहांगीर भी ये शरीक थे। और ये जिस तरह जहांगीर तरीन जो है वो भी इसमें शामिल है। अब मामला ये है कि वो 40 के करीब जो ग्रुप था ना, उसमें कुछ स्कैटर्ड लोग कुछ ग्रुप्स की शक्ल में मिले, कुछ इकट्ठे मिले। तो इन्होंने कहा कि यार सब जब अपने फंड ले रहे हैं, सारे अपनी अपनी नफसा नफसी पड़ी हुई है, तो हम क्यों ना ले लें। बुजदार साहब इसलिए खुश हैं कि ये सारे लोग जो है फंड जो पड़े हुए थे, डेवलपमेंट फंड थोड़े बहुत अगर इनको दे देते हैं, उनका क्या जाता है। तो उनके ऊपर जो लटकती तलवार थी, थ्रेट था, अल्टीमेटली बुजदार तो खुश है। बुजदार सरकार इसलिए खुश है कि एक तो फंड लैप्स होने थे, उसके बजाय वो दे देंगे इनको। दूसरा लॉलीपॉप कुछ दे देंगे, कुछ आगे कहानियाँ हैं, कुछ ट्रांसफर कर देंगे, कुछ आगे पेंडिंग कर देंगे। अच्छा, तो खरल साहब मेरी बात सुने, बिलाल सीएम को ये फंड डायरेक्ट एमपीएस के साथ मिलके उनको देने चाहिए, होता हमेशा यही है। लेकिन आप इसका मतलब ये है कि बुजदार इनको फंड नहीं दिए, अल्टीमेटली वो तंग आके जहांगीर तरीन के कैंप में गए हैं। जहांगीर तरीन का कैंप जो बड़ा होना, उससे बुजदार क्यों खुशी होगा। वो तो खतरे की घंटी इमरान खान के लिए भी और उस्मान बुजदार के लिए भी। लोग सीएम के दरवाजे तो ओपन है, जो मर्जी है फंड लेके चला जाए। इसका मतलब कि बुजदार सरकार जो है वो डायरेक्ट फंड नहीं दे रही। लोग फिर इस तरह के प्रेशर ग्रुप बना के सामने आ रहे हैं। जहांगीर तरीन का कैंप बढ़ता जाएगा ना, 40 लोगों से वो नुकसान है गवर्नमेंट को, वो उसका फायदा क्या है। वो तो खतरे की घंटी है, जितना बढ़ता जाए। उन्होंने आगे दिखाई उस दिन बुजदार को मिलते होते, बुजदार या बुजरा को या उनकी फाइलें निकलती होती, तो वो जहांगीर तरीन के काम में जाते। सर इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तो आप अगर वो नहीं देंगे वोट, तो आज वोट मजबूत होना, बड़ा होना, इमरान खान या उस्मान बुजदार मजबूत हो जाता है। इमरान खान को ये देखना चाहिए कि लोग जहांगीर तरीन के कैंप में क्यों जा रहे हैं। उस्मान बुजदार डायरेक्ट उसकी नैली है, उसकी इनकम्पिटेंस है, उसकी नेग्लिजेंस है। अगर नेग्लिजेंस ना होती, ओपन डोर पॉलिसी होती, कितने ग्रुप बनेंगे? यही लोग पीटीआई के कितने और ग्रुप बनेंगे? ग्रुप अगर ऐसी कोई 10 रही तो 40 से 60 से 60। अब मुझे ज्यादातर नाम लिए, ज्यादातर मेजोरिटी जनूबी पंजाब के वही है ना, साउथ जनूबी पंजाब के लोग हैं। और ये वो लोग हैं, मैंने इनसे बेता गजनफराबाद शीना पीजा नून लीग से जीत के आए थे, नवानी भी नून लीग के साथ थे, इससे पहले काबली के साथ थे, लाली नून लीग में थे, बेताशा से हैं वो जो नून लीग वो सारे इलेक्टेबल्स हैं, जो अपने अपने इलाकों में जिनके पास एक फॉलोइंग वोट बैंक है, जो ना पीटीआई का सहारा चाहते हैं ना नून लीग का चाहते हैं। वो तो पहले दफा पंजाब में आ रही है ना। इन लोगों को जो इलेक्टेबल्स हैं वो जहांगीर तरीन एक कैंप में इकट्ठा कर रहे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता कैंप जो बढ़ता जा रहा है। वो अपनी महरूमियों की वजह से उस कैंप में आके अपना बेनिफिट ले रहे हैं। खैर साहब इन लोगों ने ये देखें, ये कोई पीटीआई के नजरियात से सिंक होके नहीं लोग आए। ये लोग तो जो चढ़ता शुरू होता है जो उसको सलाम करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, उनको पीटीआई अगर बुजदार साहब इनको फंड नहीं देते तो आज की तारीख आ जाती है। अपने काम चाहिए, ये अपने काम के जरिए से वोट जहांगीर तरीन का एक अपील। मेरा सवाल ये सर ब्रेक हो जाएगी जी। सिर्फ इतना बता दें कि ये सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के पास ही जाकर होगा, इस तरह तो कोई और भी 20-25 लोग हमारे भी काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर पंजाब में एक कॉम्पिटेंट वजीर आला होता, अगर एक समझदार वजीर आला होता, तो लोगों को जहांगीर तरीन की तरफ जाना पड़ता, वो खुद उनको डील करता, खुद उनको फंड देता, बातें सुनता, उनके मसाइल हल करता। ये नाकामी है पंजाब गवर्नमेंट की। न्यूज अपडेट्स हैं, उसके बाद बात करेंगे। अली जफर साहब की रिपोर्ट आ रही है, वो भी एक मुअम्मा बन गया है, वो जहांगीर तरीन के हक में है। तो फिर क्या होगा अगर जो बात राजा रियाज कह रहे हैं कि जिसको पब्लिक किया जाए, ये भी एक नया एक पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलता नजर आ रहा है शहजाद अकबर के खिलाफ, इसलिए कि अली जफर साहब की रिपोर्ट के बारे में जो अभी तक सामने नहीं आई। राजा रियाज साहब जो सबसे ज्यादा मुतहरिक हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के एमएलए, उन्होंने ये बात कही है कि जी इसको पब्लिक किया जाए, क्योंकि वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि जी वो हमारे हक में है। और अली जफर साहब की रिपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है जी एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां नाइंसाफ़ी कर रही हैं जहांगीर तरीन के साथ। अब वज़ीर आज़म जो कैंप है वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। ये तक कहा जा रहा है कि जी इजलास भी हुआ है जिसमें अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब भी और मुशीर बराए साहब शहजाद अकबर साहब भी मौजूद थे। अब अगर असद खरल साहब ये बातें दुरुस्त हैं
तो इसके बाद तो शहजाद अकबर की पोजीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पहले ही बहुत से लोग उनके बारे में कह चुके हैं। जहांगीर तरीन पहले दिन से कह रहे हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये शहजाद अकबर जो है ये बहुत काम ख़राब करते हैं और हमारे ख़िलाफ़ ये जनाब गलत तरह से मामलात को चलाते हैं। तो इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको प्रोटेक्ट करना। देखिए उसामा साहब, बात ये है, अगर बात की जाए कि जो एक कन्वर्सेशन हुई है, जो डिबेट हुई है वज़ीर आज़म की मौजूदगी, उसमें अटार्नी जनरल भी मौजूद थे, उसमें शहजाद अकबर भी मौजूद थे और उसमें ये रिपोर्ट डिस्कस की गई है बैरिस्टर अली ज़फ़र वाली, और उसके अंदर जो बातें सामने आई हैं अब तक वो बड़ी मज़ेदार है। यानी जो सरकारी एजेंसी से मुराद ये है कि FIA या दीगर जो भी इदारे हैं उससे मुराद ये है कि FIA भी एक एजेंसी है, सारी बात है, जिस तरह SCCP FBR है, ये दीगर इदारे जो हैं, क्योंकि और भी इसमें जो कमीशन में आपको तो बहुत सारे इदारे उसमें शामिल थे। अब अहम जो पॉइंट्स का तबादला किया गया ना, उसके हवाले से अगर बात की जाए तो अली ज़फ़र ने अपनी तहकीक के नतायज इस इजलास में जो पेश किए, इसकी सदारत वज़ीर आज़म ने की। अब उसके अंदर अली ज़फ़र का कहना था कि जहांगीर तरीन जो है उनके खिलाफ इल्ज़ाम ठोस नहीं, ये बड़ी अहम बात है। जी ठोस नहीं, और वज़ीर आज़म के सामने बैठ के कर रहे हैं, और आपको पता है बड़ा एक सीनियर एक लायर भी हैं वो, और उनके पास सेनेटर और उसके बाद वज़ारत का जो कानून और इंसाफ के हवाले से जो बातें आ रही, और इनके बेटे को पर्चे काट कर मज़ीद निशाना बनाया जा रहा है। अली ज़फ़र के नताइज से इत्तेफाक नहीं किया गया वहाँ पे, आगे सुनते जाए जो टाकरे हुए वहाँ पे आगे कर। अब शहजाद अकबर से कहा गया कि FI की कार्रवाई के दफा में हक़ाइक़ पेश करें। जारी बार जब उन्होंने बात की तो पॉइंट वहाँ पर पूरी जिस तरह अदालत लगती है, प्रोसीडिंग होगी, इमरान खान साहब के बताएं भाई आप। अच्छा, उस पर जब इस सूरत हाल में जो खालिद जवेद खान है बेसिकली उन दोनों के दरमियान अंपायर के फराज इंतजाम जी और अटार्नी जनरल है, ज़ाहिर बात है शहजाद अकबर वज़ीर आज़म यहाँ पे लगता है कि एक तरफ नज़र आते हैं और बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है वो अकेले यहाँ पे नज़र आते हैं। वो ये कहते हैं कि पर्चे शुगर इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक काटे गए। इन्हें यह भी बताया गया कि पर्चे सिर्फ तरीन के खिलाफ नहीं बल्कि तमाम अफराद के खिलाफ काटे गए हैं जो इस वक्त कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है पर्चे तो 11-12 उससे भी ज़्यादा हुए हैं, लाहौर में FIA में कराची में भी हुए, इस बात में तो मैं इत्तफाक करता हूँ, लेकिन जो उसमें स्पीड और जिस तरह पकड़ दकड़ या जो एक वो अलहदा बात है जो ज़मानतें वगैरह ये सारा। अब मौक़िफ़ सुनने के बाद जो दोनों फरीकों को अटार्नी जनरल ने शहजाद अकबर के हक़ में वोट दिया और कहा कि जहांगीर तरीन जो के खिलाफ होने वाली जो कार्रवाई है वो शफाफ है। अटार्नी जनरल भी इस मामले पर खामोश है। तब उन्होंने एक और जो वहाँ पे साफ़ी भी थे उससे उन्होंने कहा कि मामले में रेफरी हैं और जो कुछ फैसला अली ज़फ़र करेंगे इसे उनकी मंजूरी दरकार होगी। अच्छा। यानी बेसिकली अली ज़फ़र के ऊपर उन्होंने ये भी एक क्वेश्चन रख दिया है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनको कह रहे हैं कि आप एक रिपोर्ट दें इंडिपेंडेंट। अटार्नी जनरल ये कह रहे हैं कि जनाब उसके ऊपर उनको ये मंजूरी दरकार होगी। अब इस पूरे मामले की बात अगर की जाए, डोगर साहब इस पर बात करेंगे कि अली ज़फ़र के नताइज से इत्तेफाक नहीं करते, इसलिए गालिब इम्कान के जारी करना तो दूर इस रिपोर्ट को हतमी शक्ल ही नहीं दी जा सकेगी। मज़कूरा वाला जो बहस की जो बात कर रहा हूँ बादशाह सिर्फ अहम पॉइंट्स की बुनियाद पर हुआ और उन्होंने रिपोर्ट का बाज़ाब्ता मुसवदा जमा नहीं कराया, वरना तो हम दिखा रहे थे। तो जितनी बातें बाहर आई हैं, अब अगर बात जहाँ पे की जाए, जहांगीर तरीन साहब जो समझते हैं कि अली ज़फ़र की रिपोर्ट ही इनके लिए उम्मीद की आखिरी किरण है और वो चाहते हैं कि रिपोर्ट में इनके केसेस के खिलाफ भले ही कोई नतीजा अखज़ ना किया गया हो लेकिन इसे जारी जरूर किया जाना चाहिए। ऐसा करने से हुकूमत की जहांगीर तरीन को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों को नुकसान पहुँचेगा। दूसरी जानब जो हुकूमती अहदेदार हैं वो ये समझते हैं कि अली ज़फ़र की जो रिपोर्ट अगर हम जारी की तो हुकूमत की करप्शन के खात्मे की राह को नुकसान होगा, ना सिर्फ जहांगीर तरीन बल्कि वो तमाम अफराद जिन्हें इमरान खान की निगरानी में मुख्तलिफ इल्ज़ाम का सामना है वो सब जारी बात है, वो शोर में चाहेंगे। अच्छा, ये तो इंतकामी कार्रवाई हो रही है। अब राजा रियाज जो बात कर रहे हैं, अच्छा सर उस पर मैं वो यही कह रहा है राजा रियाज ने जो कहा कि उनकी रिपोर्ट आ गई है और उसके हक में है। रिपोर्ट तो अभी आई कोई नहीं है, तो खालिद साहब खुद कह रहे हैं कि पॉइंट्स आए हैं। उन्होंने कलेक्ट किया। मैंने आज से 4 दिन पहले नवानी साहब हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, मैं उनसे लहदा भी मिला, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे ये कहा कि जी अली ज़फ़र की रिपोर्ट चाहे हमारे ख़िलाफ़ आए या हमारे हक़ में है, वो बड़ा सच्चा आदमी है, सच्ची रिपोर्ट देगा और हमें दोनों सूरतों में कबूल होगी। मैंने उसके बाद अजमल चीमा से बात की, मैंने कई बंदों से बात की, वो ब्लाइंडली कहते जी हम एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल जो मर्जी रिपोर्ट आ जाए हम एक्सेप्ट करेंगे। जहांगीर तरीन भी ये कहते हैं कि हम एक्सेप्ट करेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, अली ज़फ़र आज से 5 दिन पहले तो रिपोर्ट नहीं आनी थी, जहांगीर तरीन ग्रुप ने पहले ही नारे लगाने शुरू कर दिए जी उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी हम मानेंगे, हमें मंजूर होगी। एक चीज़
उससे डाउट क्रिएट होने शुरू हो गए कि कोई ड्रामा चल रहा है। ये जो पहले इन्होंने कहना शुरू कर दिया जी हमारे हक में है या खिलाफ है, हम उस रिपोर्ट को मानेंगे। अच्छा, एक चीज़ उसामा साहब, FIA जो है, FIA जो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो उस पर JIT बनी थी, उस JIT ने जो चीज़ें सामने आई थी उसमें एक ये था कि JWD जो है इसके जो शेयर थे वो जाली तरीके से, फेक तरीके से पहले ऊपर लेके जाए गए, वो बेचे गए, उसके बाद उसको फिर गिराया गया, जाली प्रॉफिट बनाया गया। उस जाली प्रॉफिट को जो पैसा था उसको बाद में इन्वेस्ट किया गया इनके जो जहांगीर तरीन के दामाद हैं उनकी एक डेड कंपनी के अंदर, और उसमें से ये प्रॉफिट शो वो तो पूरी इनसाइड ट्रेडिंग है ना, बेसिकली उनको पता था कि ऊपर जाने नीचे आने, वो जहांगीर वो और ऑलरेडी इनसाइड ट्रेडिंग में वो SCGP को पैसे भी जमा करा रहे हैं। हालांकि ये पहला केस है जिसमें वो डाका माल पकड़ा जाए तो आप वापस कर देते, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन वो जहांगीर तरीन साहब बच गए सारी। लेकिन सर देखिए ना, इनसाइड ट्रेडिंग में वो जो दूसरा जो आपने भी केस किया हुआ है जहांगीर जो, हाँ, तो वो उनका नैब में केस चलता रहा, वो तो जाली तरीके से आपको पता, फिर उनको उस पर निकाला गया। लेकिन इनसाइड ट्रेडिंग जुर्म है। और इमरान खान ने खुद कहा है, इमरान खान ने कैबिनेट मीटिंग में कहा है कि जहांगीर तरीन पे मेरा पूरा ट्रस्ट था, मैंने इसको 300 अरब रुपए, 350 अरब रुपए का ज़रूरी पैकेज दिया और ये मेरा ट्रस्ट था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया चीज़ों में और इसने बेतहाशा प्रॉफिट बनाया। उसी मीटिंग में जिसमें ये सारे बैठे जब केस उनका लगा था ऑफशोर कंपनी वाला, तो उस वक्त आपको पता नहीं, जब खबरें लगी तो उन्होंने SCGP को पैसे जमा ये तो अब की बात है। लेकिन अगर अली जफर की एक रिपोर्ट आ जाती है, हम तो इसी पर बात करें ना, एक मफरूजे पर, कि जो आप बात करें चलिए उनको पहले था, अगर अली जफर साहब कहते हैं जी जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हुई है और जनाब JIT पर ही पर्चे काट दिए गए, उसको सुना नहीं, जो भी है, उसके बाद क्या होगा? अच्छा नहीं, एक बात बढ़िया इन्फ्लुएंस यूज किया, आप सुनते अगर पर्सनल ग्रज था तो जहांगीर तरीन फिर कहेगा जी इंतकामी तो हुई ना कार्रवाई उस इजलास में जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, सुन ले प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं उसी इजलास में। इमरान खान साहब जो समझते हैं कि अखलाकी मेयार के लिहाज से वो जहांगीर तरीन के साथ शफाफ नहीं थे, ये जो बात हो रही है, इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया और कहा कि तरीन ने हुकूमत के दायित्व मसलों से इस्तेमाल किया। अभी जो डोगर साहब ने बात की उसको वो इंडोर्स कर रहे हैं। बताया जाता है कि इजलास में इमरान खान ने कहा कि तरीन की नाअहली के बावजूद उन्होंने तरीन की सिफारिश पर कई हाई प्रोफाइल तकर्रियाँ की, खुद इन्हें एग्रीकल्चर टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन इसके बाद एक वक्त आया जब आटे और चीनी का बुरान पैदा हुआ और लोगों ने तरीन के मुबैना मुलव्वस होने पर कसूरवार वज़ीर-ए-आज़म को करार दिया। अब जारी बात है, गाली तो प्राइम मिनिस्टर को पड़ी जब चीनी की कीमत आगे गई, जब सब्सिडी का इशू आया तो गालियां तो प्राइम मिनिस्टर को पड़ी। अब गिरफ्तारी के हवाले से, अब जहांगीर तरीन की जब गिरफ्तारी जो मुमकिन है उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई है कि ऐसा इनकी निगरानी में नहीं होगा। एक तो ये है कि यानी जब तक वो मुकम्मल गिल्टी नहीं सफर हो जाते या करार नहीं दिए जाते उस वक्त ये भी बात कर रहे हैं। इसके बरक्स उन्होंने निशाना बनाने यानी जाने के हवाले से, इल्ज़ामात के हवाले से कहा कि दूसरे मुल्ज़मान भी इसीलिए गिरफ्तार नहीं हो रहे क्योंकि तरीन को गिरफ्तार नहीं किया गया। अब ये देखें थोड़ी सी वो फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा रहे हैं। एक तरफ तो वो मौका दे रहे हैं तब तक फुल अनटिल प्रूव अनटिल गिल्टी, कि जब तक वो गिल्टी नहीं होंगे, लेकिन उसकी वजह से बाकियों को भी गिरफ्तार नहीं किया। साहब मुझे एक बात बताएं, आप ये बात तो तब होती कि FIA ने तमाम मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी की तजवीज़ दी थी। अब जहांगीर तरीन के सब की गिरफ्तारी, ये सारी चीजें तो हम उस वक्त कहते हैं कि जनाब के FIA ने एकदम जहांगीर तरीन पे हाथ डाल दिया। सर ये एकदम नहीं डाला गया, बाकायदा एक JIT बनी गई, उसने अपनी पहली बात ये इन्वेस्टिगेशन के बाद वो तो कमीशन बना, JIT बनी, कमीशन बना, उसकी रिकमेंडेशन के बाद FIA जो मुकदमे करती है इन्वेस्टिगेशन में, कभी इस तरह एक प्राइवेट बंदे को, एक सेंटर को, MNA को उसके ऊपर ओवर कर सकता है? साइड नहीं हो सकता। इसके ऊपर तो अदालत कर सकती है जो कुछ कर सकती है, लेकिन बाहर इमरान खान साहब बादशाह कल फिर नवाज शरीफ कहेगा जी मेरे साथ भी बड़ी ज्यादती, मैं वो कमीशन भी बन गया, JIT भी बनी, और उसके बाद रेगुलेशन के लिए किसी हवाले से नहीं। देखिए FIA पुलिस या नैब अगर केस बनाती है तो एक MNA ये सेंटर जो है उसके ऊपर नहीं रिपोर्ट बना सकता। इमरान खान साहब बाहर से जो मर्जी करे। अब ये FIA ने तमाम मुल्ज़मान की गिरफ्तारी, इस रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है, बिल्कुल सियासी तौर पर तो नहीं, लेकिन इसकी रिपोर्ट ये नहीं था कि ये सिर्फ ये रिपोर्ट उनको करने को कहा गया था कि क्या इसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज हो रहा है। ये नहीं था कि जनाब FIA ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, जहांगीर पे केस झूठे हैं सच्चे हैं, ये नहीं था।
क्या वो तो शहजाद अकबर के ऊपर कि पीएम ऑफिस क्या का या शहजाद अकबर नाजायज तौर पे लोगों या आजम खान ये इस तरह की चीज। असल इशू तो ये है। अब ये देखें ना उसामा साहब, तो वो इशारा तो FIA ने तमाम मुल्ज़िमों की गिरफ्तारी की तजवीज़ दी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने रोक दिया और कहा कि मामला 2 हफ्तों में हल हो जाएगा। अब मामला ये है, असल खिलाड़ी जो सारे हैं वो इस इक़दाम के मुखालिफ हैं और उनका कहना है कि कारोबारी कम्युनिटी में मनफी पैगाम जाएगा जो पहले ही नैब के साहब की मुमसे को। अब नैब को बंद कर दें, फिर बाकी जो बंदे पकड़े हुए हैं अली ज़फ़र की रिपोर्ट के हवाले से कारोबारी में मनफी जाएगा। अब राजा रियाज के दावा को भी सुने ना, पकड़े रिपोर्ट कहते हैं पिंड बसिया नहीं चक्के पहले आके डोके। राजा रियाज साहब ने तो बकायदा दावा कर दिया ना, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अली ज़फ़र ने अपनी रिपोर्ट में जहांगीर को बिल्कुल बेगना करार दे दिया। साहब ये सारा ड्रामा था, अल्लाह का शुक्र है पहले दिन से जहांगीर ग्रुप जो था, जिस दिन इमरान खान ने इनको कहा, मैंने मेरी बात हुई 6 बंदों से, उन्होंने पहले शोर में कहना शुरू कर दिया जी हमें ये रिपोर्ट मंजूर है, तो जो भी कहेंगे वो मंजूर है। ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो भी होगी चाहे वो गलत भी होगी तो एक सवाल है कि क्या मुझे उसी को शक था कि इनको यकीन है कि ये प्रोग्राम में कई दफा मैं कह चुका हूं कि अली ज़फ़र की रिपोर्ट में ब्रेक के बाद बात करते हैं कि जनाब सिंध में अगर कुछ सही नहीं हो रहा और अमन अमान की सूरत हाल खराब है तो इमरान खान साहब वज़ीर दाखिला को वहाँ भेजते हैं, तो पीपल्स पार्टी कहती है हमें सिखाएं ना, ये गलत हो रहा है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। इमरान खान साहब को बताया गया कि जी सिंध में तो हालात बहुत बुरे हैं, डाकुओं का राज है। इस पर उन्होंने एक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को कहा कि वो सिंध जाएं, मीटिंग्स करें और उसके बाद एक रिपोर्ट उनको पेश करें। अब सिंध हुकूमत इस पर बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ खबरें ये हैं जो ख़ुद SSP साहब बता रहे हैं कि जनाब शिकारपुर के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन चौथे रोज़ भी जारी है। ऑपरेशन के नतीजे में 8 डाकू हलाक और 12 ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा 2 पुलिस एहलकार और 1 फोटोग्राफर शहीद, जबकि 6 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। हालात ये हैं, 130 से ज़ायद ठिकानों को मिसमार करके आग लगाई गई है डाकुओं के। 130। बाबा डोगर साहब, मैं परेशान हो जाता हूँ कि जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं। ये 130 ठिकाने, ये पीपल्स पार्टी को खिराज तहसीन पेश करें कि 13 साल हो गए हैं उनकी हुकूमत को बिला शिरकत गैर, और 130 ठिकाने, या ये सवाल किया जाए कि जी ये 13 साल में 130 ठिकाने बने कैसे, क्या करें? उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि ये ऑपरेशन उस वक्त शुरू किया गया जब फेडरल गवर्नमेंट ने उसका नोटिस ले लिया कि सिंध में जो डाकू राज चल रहा है उस पर फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिस लिया। उसके बाद जनाब अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ने शेख रशीद को सिंध भेजा, वो जाके रेंजर से बात करेंगे, वो IG से मिलेंगे, वज़ीर आला सिंध से मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, 13 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है और 13 साल से इंटीरियर सिंध में ये डाकू राज नहीं ख़त्म कर सकी। या तो डाकू इनके हैं या इनके MPs जो MNAs हैं उनके साथ ताल्लुक है कि ये ना 13 साल में ये कहते हैं कि ये सिंध पर आप जानबूझकर फोकस करते हैं। बाकी मुल्क में क्या, पंजाब के स्टैटिस्टिक्स देखें, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के आबादादोशुमार देखें, आबादी के लिहाज से तो ज़्यादा बुरे हालात हैं। आप जानबूझकर ये सिर्फ एक उठाते हैं मामला, मीडिया में लाया जाता है, टारगेट किया जाता है। क्यों नहीं टारगेट किया जाता? यहाँ पर भी अगर क्राइम या बदअमनी हो तो उसको बिल्कुल टारगेट किया जाता है। या बहुत ज़्यादा यहाँ पे साहिवाल का इंसिडेंट हुआ, उसको कम टारगेट किया गया। लाहौर में क्राइम में इजाफा होता है, उसको कम टारगेट किया जाता है। मसला ये है कि टारगेट भी किया जाता है, उस पर अमल दरामद भी होता है, चीज़ें आगे चलती हैं, गवर्नमेंट सख्ती करती है, फेडरल गवर्नमेंट करती है। सिंध में अब सारी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ही डाकुओं के साथ मिली हो तो फिर उसमें फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, आप क्या करेंगे और मैं क्या करूंगा? असल चीज़ जो है, जो शेख रशीद कराची में गए हैं, जो सिंध में गए हैं, वो तो ये असेसमेंट करने गए हैं कि भाई अंदर के हालात क्या हैं, क्यों डाकू राज आज तक ख़त्म नहीं हो सका। यहाँ पर पंजाब में तो पहले नून लीग की गवर्नमेंट थी, अब PTI की गवर्नमेंट है, वहाँ पर तो 13 साल से सिंध की गवर्नमेंट है। उसके बावजूद जो है डाकू जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है खामोश बैठी हुई है। कराची इतना बड़ा शहर है, वहाँ पर क्राइम इनसे कंट्रोल हो नहीं रहा, तो फिर गवर्नमेंट कर क्या रही है? ना इनसे डेवलपमेंट होती है, ना इनसे कुत्ते मारे जाते हैं, ना इनसे डाकू मारे जाते हैं, ना इनसे कोई वैक्सीन लगाई जाती है। तो फिर ये वहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस क्या है? बिलावल हर रोज़ जो है फेडरल गवर्नमेंट को लताड़े होते हैं, तो अपने सूबे में ये क्या कर रहे हैं? वहाँ पर कौन सी दूध की नहरें, शहद की नहरें बह रही हैं? इंटीरियर सिंध में डेवलपमेंट है कोई नहीं है। वहाँ पर बच्चे जो है वो भूख से मार रहे हैं, कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं, बच्चे कुत्तों के काटने से मार रहे हैं।
उसामा साहब फिर तो मेरा मतलब उसके अच्छा, बाद बिलावल जलसों में फेडरल गवर्नमेंट को टारगेट करे तो बड़ा अजीब ही लगता है। सर हम ये दिखा भी नहीं सकते कि वहाँ डाकू राज जिस तरह से कहा जाता है, जो लोग शिकायत करें उनके बाजू काट दिए जाते हैं, वीडियो है, उसामा देखी नहीं जा साहब सकती, आपने दिखाई जा देखी सकती है, मैंने देखी है। अब ऐसी ऐसी वीडियो है कि हम इतना ज़्यादा इसको देख नहीं सकता, जितना मर्जी संग दिल इंसान भी है ना, कि जिस तरह एक जिंदा चलते फिरते एक नौजवान जो है उसको डाकू जो है उसका किस तरह बाजू काट रहे हैं और उसके कहता वीडियो बना रहे हैं और वहाँ पे जश्न मना रहे हैं। उसामा साहब मुझे बताएं कि ये डाकू राज सिंध में आज से कायम है? ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये किसकी पुष्पनाई में हो रही है? सूबाई मसला है ना, 18th अमेंडमेंट 18वीं तरमीम से इख्तियारात शिकारपुर सिंध के अंदर है, उसमें कोई मसला तो नहीं है। कच्चे का इलाका है, नोगो एरिया बना हुआ है, 4 दिन से ऑपरेशन जारी है। 2 जो कांस्टेबल जो पुलिस जो जवान है जो शहीद हुए हैं, एक फोटोग्राफर शहीद हुआ है और 6 एहलकार जो जख्मी हुए हैं। 8 मगवियों को कह रहे हैं बाजियाब कराया गया, 4 मगवी अभी बाजियाब है। ये जो बेचारा मगवी है अभी जिसके बाजू कटे हुए आपने देखे हैं, वीडियो बकायदा उन्होंने बनाई है, सबसे बड़ी दिखाएं ज़रा जी बड़ा, यानी ये मुलाजमीन इसके अंदर भी उन्होंने बाल नहीं बनाने में बाज नहीं आए। ये सिंध सरकार इसमें भी बाल बनाने से बाज नहीं आए। ये क्यों शहीद हुए? ये दिखाएं जी बख्तरबंद गाड़ियां देख रहे हैं, ये बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो डाकू के पास है। वो तो एक कब्जा कर लिया, अब दिखाएं जी बड़ी करके, यानी उन पे होल है, दिखाएं जी होल है बकायदा उन पे, यानी उनके वहमो गुमान में भी था कि इसमें भी सिंध सरकार ने करप्शन की है। यानी जो बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियां हैं, डाकुओं की जो गन्स हैं, वो उसमें से गोलियां गुजर के जो नौजवान हैं, जो एहलकार हैं, जो ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, उनको वो शहीद हुए हैं। इसका पर्चा किस पे होना चाहिए? यहाँ पे अरबों करोड़ों रुपए की जो ये खरीदी गई है गाड़ियां, ये किसके लिए है? यानी इसमें भी माल बना लिया गया। और उनको अब मुझे ये बताएं उसामा साहब, आपने कहा 130 से ज्यादा ठिकानों को उन्होंने मस्मार कर दिया, ठीक है, ये क्या एक दिन में बने हुए थे? कितने सालों से इल्जामात मैं कह रहा हूं लगते रहे कि गुजरात पुश्तनाही करते हैं। तकरीबन 30 साल पर मोहित है पीपल्स पार्टी के अंदर जो साई राज है पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर अगर बात दी 130 ठिकाने हैं, वो खुद कह रहे हैं मस्मार हुए हैं। अभी तो ये सारे ऊपर पुलिस के एसपी लेवल के लोग इल्जामात लगाते रहे हैं कि जी ये तो वुज़रा जो हैं वो अभी डॉक्टर रिजवान वहां पे थे इंटीरियर सिंध में, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, इनको सुबह बदर कर दिया कि अभी जो डायरेक्टर एफआई है यहाँ पे पंजाब, जिन्होंने यहाँ से आके माफिया के साथ टक्कर ली है, इनका इल्जाम ये था कि इन्होंने सईद गनी के गालबन को भाई थे किसी के खिलाफ को इस तरह की रिपोर्ट बना दी कि पुष्टपनाही करते हैं क्रिमिनल्स की। आपको पता है उनको फौरी सुबह बदर कर दिया गया। आगे देख लें, वो कह रहे हैं 130 मस्मार किए हैं, तो अभी जो वो पकड़ के सारा और जिस तरह यरगमाल बना के बैठे हुए मगवियों को, इसका मतलब और बहुत सारे ठिकाने मौजूद है, अब एडमिट कर रहे हैं। 3 रोज कबल जो 12वां मगवियों की बाजियाबी के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया, उसमें भी अभी 4 मगवी बाकी है। 130 ठिकानों के अलावा कितने ज्यादा और उनके ठिकाने हैं। 2 लोग जो है पुलिस एहलकार वो शहीद हो चुके हैं, 1 फोटोग्राफर शहीद हो चुका है, 6 एहलकार जख्मी हो चुके हैं। लेकिन कम अज कम इसमें तो आप ख्याल करें, बुलेट प्रूफ अगर आप गाड़ियाँ लेते हैं, आप हेलमेट लेते हैं, आप गन जब खरीदारी करते हैं, तो इसमें तो 2 नंबरी ना, इसमें तो कमीशन ना खाएं। कोई खुदा का खौफ करे, आप गंदम चूहे आपकी खा जाते हैं, आप उतना गंदम कीमत नहीं होती। साहब मुझे एक चीज़ बताएं, आईजी साहब बड़ा गुस्सा दिखाते हैं, बड़ी गैरत दिखाते हैं कि अगर उनको कोई बुला ले कि जनाब ये इधर गैरत नहीं आएगी, इस्तीफा दे देते हैं। यहाँ पे सिंध में डाकू राज है, डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, दंदना क्या वो जश्न मना रहे हैं। यहाँ पर कराची में रोज इतना क्राइम रेशियो बढ़ रहा है, उस पर आईजी साहब गुस्से में आके रिजाइन नहीं करते। अब क्यों नहीं रिजाइन कर रहे? उस वक्त तो बड़ा गुस्सा दिखाया था, बड़ी गैरत दिखाई थी कि जनाब मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं नहीं क्योंकि वो बानिया पाकिस्तान थे ना, वो बानिया पाकिस्तान थे, वो आईजी की तैनाती का उनके पास इख्तियार नहीं था, वो फाउंडर ऑफ नेशन थे ना, उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। वो इसलिए जिन्होंने उनको आईजी तैनात किया था वो उनको सर्व करेंगे ना। उनको आज जिन्होंने उनको तैनात किया है, उनको डिक्टेट ना कोई करे, उनको कोई कहे ना कि जनाब कोई जुल्म हुआ है। आप मुझे ये बताएं जो 12 उनकी मर्जी होगी, 4 अभी बाजियाब नहीं हुए, उनको हुकूमत कहेगी तो वो करेंगे। नोगो एरिया है, 12 में से अभी 4 गिरफ्तार। सर हुकूमत ने कहा है तो वो कर रहे हैं ना, पुलिस खुद नहीं करती, पुलिस को कहा जाएगा। अब हुकूमत ने अब वज़ीर आला साहब गए हैं, उन्होंने नोटिस दिया है। हुकूमत ने नहीं कहा, ये जब वफाकी हुकूमत एक्शन में आई है, इंटेलिजेंस इदारे एक्शन में आए हैं, जब इंटीरियर मिनिस्ट्री एक्शन में आई है,
तो इन्होंने ये कहा तो फिर गलत है। मरता क्या ना नहीं करता। नहीं नहीं, अगर ये एजेंसीज के कहने पर हो रहा है तो फिर उनको इस्तीफा दे, क्योंकि पहले ने कहा नहीं, वो इंडिपेंडेंट आदमी है। मगवी तो हर जगह लेटर लिख रहे थे, शोर मचा आप रहे ना थे, सिखाएं भाग दौड़ कर रहे थे, तो जारी बात है। चलो साहब, सर, सिंध पुलिस को आप क्यों सिखाएंगे? वो खुद ही सीख जाए जनाब। सवाल ही पैदा कोई नहीं कह सकता। मुझे बता दें, पुलिस ये की पूरी पूरी सारे के सारे अफसर रिजाइन कर जाएंगे, छुट्टियों पे चले जाएंगे 20-20 दिन की। आप ना उनको कुछ कहें अच्छा। कि जी नोटिस लें, या एजेंसियों ने कुछ कहना, किसी की जरूरत है, चाहे कायद आजम रहमतुल्लाह के मज़ार की बेहुरमती हो, चाहे यहाँ लोगों के गर्दने बाजू उधर तो काटे जा रहे हो, गैर की जाग जाती वीडियो है। चल रही हो, हाँ जी, तो वो खुद और करेंगे इधर तो जो करेंगे। ये आप चार ना कहें। मगवी अगर आईजी का बेटा होता, उसका लगते जिगर अब होता, देखिए मैं शेख रशीद देखता साहब पहले हम बनाए पर्सनल हैं। ना कहें। आज उन्होंने नहीं, मीडिया से पर्सनल बात क्या, वो की किसी है, के वो लगते कह रहे जिगर हैं कि नहीं है। मैं रेंजर से भी मिलूंगा, मैं जनाब सीएम से भी मिलूंगा, मैं जनाब आईजी से भी नहीं, मिलूंगा। लेकिन 18वीं तरमीम है सर, वो कह रहे हैं कि लेकिन आईजी तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने चेंज करना है ना। चेंज तो नहीं, कर नहीं सर, झगड़ा हो जाता है, ना करें, सूबाई बड़ी मुश्किल से हुकूमत, 18वीं आगे लड़ाई तरमीम, शुरू हो जाती है। चीफ सेक्रेटरी आईजी को 18वीं बता। तरमीम के बारे में बात ना कीजिएगा। और दूसरा ये कि अब खुद शेख रशीद साहब ने भी कह दिया कि हम पुलिस को नहीं सिखा सकते, ना हम पुलिसिंग कर सकते हैं, ये हमारा डोमेन ही नहीं है। ये शेख रशीद साहब ने कह दिया। वो सिर्फ चलो, गए इसका मतलब हैं, नोटिस लिया है, वो लेकर रिपोर्ट पेश करेंगे वज़ीर आज़म को, कि बस कि जी। वो चार मगवी भी रहे, 2 शहीद जो हो गए बख्तरबंद गाड़ी और मैं आपको बता रहा हूं कि शेख रशीद साहब खामोश हो गए इस पर। बेहतर ये है। उसमें बिलावल भुट्टो की कोई स्टेटमेंट आई है जो मगवी शहीद हुए हैं और जो लोग पकड़े अभी गए? मुझे आपको बता सर, जो दूं, असल में चीफ मीडिया जस्टिस बनाता है, सुप्रीम कोर्ट को बिलावल फिर साहब को मैं आपको बता रहा तो हूं, ऑनरेबल मीडिया चीफ से जस्टिस बना रहा सुप्रीम है, कोर्ट ये जानबूझकर फोकस किया जा रहा है पीपल्स पार्टी पर, उसामा तो ये होता है। साहब इस मामले घर में में उस तरह ऑनरेबल नहीं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चेयरमैन नैब वो एक्शन भी लेंगे। सर, टाइम खत्म हो गया, और ये तमाशा लगा हुआ है हेडलाइंस और फिर आपको पता हेडलाइंस का वक्त होने वाला है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।